हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लियर है सबको? हाँ, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखो, अभी नया टॉपिक लेना अपने को। लास्ट लेक्चर तक अपन ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन है इन फ्री स्पेस इन बोथ ऑर्डिनरी एंड फेजर नोटेशन, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन फॉर डाइलेक्ट्रिक इन ऑर्डिनरी एंड फेजर नोटेशन एंड कंडक्टिंग इन ऑर्डिनरी एंड फेजर नोटेशन, ये कर लिया। उसके साथ साथ ही अपन ने अटेन्युएशन कांस्टेंट क्या रहता है, फेज कांस्टेंट क्या रहता है और प्रोपगेशन कांस्टेंट क्या रहता है, वो भी समझ के लिया। और उसके साथ साथ दो न्यूमेरिकल्स भी लिए थे, जिसके अंदर परफेक्ट कंडक्टर और पुअर कंडक्टर के लिए आपको अटेन्युएशन कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट निकालना था, वो भी अपन ने देख लिया। तो अभी देखते हैं अपन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है वेव इम्पिडेंस। लास्ट लेक्चर में मैंने थोड़ा बहुत बोला था वेव इम्पिडेंस के बारे में, तो अभी इसको पूरा पढ़ते हैं, इसका एक्सप्रेशन प्रूव करते हैं कि कितना आता है, क्या आता है, और फिर इसके ऊपर फिर न्यूमेरिकल्स भी लेना है। तो पहले वेव इम्पिडेंस की डेफिनेशन देखते हैं। वेव इम्पिडेंस क्या रहता है? वेव इम्पिडेंस तो बहुत ही इजी है। बराबर देखना डेरिवेशन, ये डेरिवेशन पेपर में आता ही है ऑलमोस्ट, बहुत बार है। 10 में से 9 एग्जाम में ये डेरिवेशन रहता है ऑलमोस्ट अपने यूनिवर्सिटी में। वेव इम्पिडेंस क्या रहता है? इट इज द रेशो ऑफ रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बस यही डेफिनेशन है इसकी। दैट इज मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट, इट इज इट इज इट इज ऐसा लिखते हैं, मैथमेटिकली डिफाइन एंड डिनोटेड बाय, मैथमेटिकली मैथमेटिकली डिफाइन एंड डिनोटेड बाय, ईटा से डिनोट करते इसको। और इसको अपन लिखेंगे कौन? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट अपॉन मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। होप समझ गए आप लोग? बस वेरी सिंपल डेफिनेशन। तो ये अभी अपन पूरा प्रूव करते हैं सब, और इसका डेरिवेशन क्या है क्या नहीं वो सब देखते हैं। तो नाउ सी द क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। 3 तरीके से लिखा है क्वेश्चन इज, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर वेव इम्पिडेंस फॉर अ वेव प्रोपगेटिंग थ्रू डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन एक्स डायरेक्शन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कौन सा डायरेक्शन में जा रही है? एक्स डायरेक्शन में जा रही है। समझ गया ना? एक्स डायरेक्शन में जा रही है, विथ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में। तो यहां से ये क्लियर हो रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट रहेगा वो कौन से डायरेक्शन में रहेगा? वो जेड डायरेक्शन में रहेगा। दूसरे वे में ऐसा पूछा है कि शो दैट ईटा इक्वल्स टू इतना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू अपॉन इप्सिलॉन फॉर अ वेव प्रोपोगेटिंग थ्रू डाइलेक्ट्रिक मीडियम। और दूसरा है शो दैट फॉर अ फ्री स्पेस ईटा इक्वल्स टू 377 ओहम, या तो फिर ईटा इक्वल्स टू 120 पाई। राइट? तो चलो सॉल्व करते हैं फिर इसको। तो ये तो क्लियर है कि वेव प्रोपोगेट कौन से डायरेक्शन में हो रही है? एक्स डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में। राइट? सो आई एम राइटिंग हियर solution we have given that the electromagnetic wave is propagating in x direction, and 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 electric field component and electric field component is in y direction. So therefore we can say the magnetic field component, component
will be in z डायरेक्शन। समझे क्या इतना? सो देयर फोर बाय डेफिनेशन ऑफ वेव इम्पिडेंस, वी कैन से कि ईटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा फिर? ईटा इक्वल्स टू हो जाएगा ई वाई इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट अपॉन मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, तो एच जेड ऐसा हो जाएगा। और इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया। क्लियर है सब लोग यहाँ तक? हेलो, समझ गए ना? अब देखो, आप लोगों को इतना प्रूव करना है, इतना बोलो, या आप लोगों को ईटा इक्वल्स टू 377 ओहम या 120 पाई इतना प्रूव करना है। तो ये कैसे करना है? तो जरा ध्यान से देखना। मैं मैक्सवेल का इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। बाय मैक्सवेल इक्वेशन, बाय मैक्सवेल्स इक्वेशन। आप बराबर देखो सिर्फ, और इसको हो सके तो मेरे साथ में लिखते हो तो और भी अच्छा रहेगा। बाय मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन क्या था? डेल बार क्रॉस ऑफ ई बार इक्वल्स टू माइनस डेल डेल टी ऑफ बी बार, ये था मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करते आगे। सो देयर फोर डेल बार क्रॉस ऑफ बी बार, सॉरी ई बार, इक्वल्स टू माइनस डेल डेल टी ऑफ बी बार का मतलब क्या होता है? म्यू इंटू एच बार। यहाँ से कॉमन कौन आता है? म्यू। तो म्यू इंटू डेल डेल टी ऑफ एच बार। होप समझ गए आप सभी लोग यहाँ तक? क्लियर हो गए सब लोग? हेलो, समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं। सो इक्वल्स टू नाउ माइनस म्यू इंटू डेल डेल टी ऑफ, नाउ जो एच बार आपको वेक्टर है, ये वेक्टर को अपन लिख सकते हैं क्या ऐसा? एच एक्स इंटू ए एक्स कैप प्लस एच वाई इंटू ए वाई कैप एंड प्लस एच जेड इंटू ए जेड कैप, इसको लिख सकते हैं अपन ऐसा। समझ गए फिर? इक्वल्स टू नाउ अब इसको और फोल्ड करके लिखते हैं पूरा ये प्लस से, तो माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई करो, डेल डेल टी ऑफ, कैन आई राइट एच एक्स इंटू ए एक्स कैप माइनस म्यू इंटू डेल डेल टी ऑफ एच वाई इंटू ए वाई कैप, अंदर मल्टीप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, माइनस म्यू इंटू डेल डेल टी ऑफ एच जेड इंटू ए जेड कैप। समझ गए सब लोग यहाँ तक? अभी मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सबसे पहले लेक्चर में प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी कुछ, राइट? यहाँ पे एक्स एक्सिस डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो अगर एक्स एक्सिस एज अ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो वो डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे हियर, हियर एक्स एक्सिस is the direction of propagation of electromagnetic wave, therefore ex उसके साथ साथ hx और फील्ड डज नॉट वेरी, ये भी पता है एक प्रॉपर्टी। तो इन दैट सेंस डेल डेल y हो गया और डेल डेल z हो गया, ये भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो होप इतना आपको समझ में आ गया। तो अगर ये समझ में आ गया आपको, तो ये जाके ऊपर पुट करेंगे। सो देयर फोर डेल बार क्रॉस ऑफ ई बार इक्वल्स टू एच एक्स तो 0 है, तो ये वाली टर्म पूरी 0 हो गई, और वो वाली टर्म पूरी 0 होगी, तो बचा कौन फिर? माइनस म्यू इंटू डेल डेल टी ऑफ एच वाई इंटू ए वाई कैप, इतना बच गया, एंड माइनस म्यू इंटू डेल डेल टी ऑफ एच जेड इंटू ए जेड कैप, इतना बच गया। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 दे देते। चलो इसको 2 दे देते हैं, और जो ईटा की डेफिनेशन लिखी थी ना, इसको 1 दिया था। बोलिए, समझ गए क्या यहाँ तक सब लोग? क्लियर है सब लोग यहाँ तक? हेलो, समझ गए ना? कुछ नहीं किया, मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन अप्लाई किया। बी बार का मतलब होता है म्यू इंटू एच बार, म्यू बाहर निकल गया, और एच बार का मतलब एज इन टर्म्स ऑफ वेक्टर लिखा, एच एक्स ए एक्स कैप प्लस एच वाई ए वाई कैप प्लस एच जेड कैप। फिर इसको सिंप्लीफाई किया, और एक्स एक्सिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने के कारण एच एक्स 0 हो जाएगा, तो वो टर्म पूरी 0 होगी, तो इतना टर्म बचा, इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया। वो समझ गए आप लोग यहाँ तक? राइट नाउ सी, सिंस
वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बराबर है ना? ऐसा होता है ना? तो कैन आई राइट एक्स इज इक्वल्स टू वी टी, ऐसा लिख सकते हैं अपन। ये टी उधर गया तो वी टी हो गया ना। एंड इसका ही मतलब फिर देयर फोर एक्स माइनस वी टी इक्वल्स टू जीरो लिख सकते हैं अपन। क्लियर है क्या यहाँ तक? ये समझ गए ना? हाँ। नाउ अब जैसा अपन ने डेल बार क्रॉस ऑफ ई बार ऐसा निकाला एक्सप्रेशन से विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन यूज करके, तो वैसा वो नॉर्मली निकालते। नाउ डेल बार क्रॉस ऑफ ई बार नॉर्मली, तो ये क्या है? कर्ल है, और कर्ल अपन कैसा सॉल्व करते हैं? विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूँ। तो पहला आएगा कौन? ए एक्स कैप, बराबर है। हियर इट इज ए वाई कैप एंड ए जेड कैप। दूसरा आएगा कौन? डेल डेल एक्स, डेल डेल वाई और डेल डेल जेड। और तीसरा आएगा ई बार के कोएफिशिएंट यानी कौन? ई एक्स, ई वाई एंड ई जेड, ऐसा आएगा। बट अभी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक्स एक्सिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो मैंने आपको ऊपर ही समझा के दिया, तो यहाँ पे ई एक्स, एच एक्स, डेल डेल वाई और डेल डेल जेड ये होने वाला है जीरो। तो इसीलिए यहाँ पे डेल डेल वाई भी जीरो होगा, डेल डेल जेड भी जीरो होगा और ई एक्स भी जीरो हो जाएगा। सो आई एम राइटिंग हियर जीरो, जीरो, जीरो। समझ गए क्या सब लोग? हेलो, क्लियर है क्या? क्यों जीरो हुआ तो? सर्वेश को समझ गया, और बाकी लोग? समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। सो अभी डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, तो ए एक्स कैप इंटू एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये जीरो माइनस जीरो। नाउ माइनस ए वाई कैप इंटू एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये आएगा फिर डेल डेल एक्स ई जेड, डेल डेल एक्स इंटू ई जेड माइनस जीरो, एंड लास्टली प्लस ए जेड कैप इंटू एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो डेल डेल एक्स ई वाई, डेल डेल एक्स इंटू ई वाई माइनस जीरो। तो होप इतना समझ गए आप लोग। सो इक्वल्स टू व्हाट इज रिमेनिंग नाउ? रिमेनिंग इज व्हाट इज रिमेनिंग? पहली टर्म तो कंप्लीटली जीरो हो गई, तो सेकेंड और थर्ड टर्म बची सिर्फ, बराबर है। तो सेकेंड और थर्ड टर्म में क्या क्या आ रहा है? तो ये आ रहा है माइनस डेल डेल एक्स इंटू ई जेड इंटू ए वाई कैप एंड प्लस डेल डेल एक्स इंटू ई वाई इंटू ए जेड कैप, इतना आ गया। समझ गए क्या? इसको इक्वेशन नंबर अपन 3 दे देते हैं। और ये है डेल बार क्रॉस ऑफ ई बार। क्लियर है सब लोग यहाँ तक? हाँ हेलो, समझ गए नहीं यहाँ तक सब लोग? चलो बढ़ो फिर आगे। अभी जरा आप लोग इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड देखो तो। इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड देखो। इक्वेशन सेकंड और थर्ड आप लोग देखते हो, स्क्रीन बड़ी करता हूँ, आप देख पा रहे हो? इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड अगर आप लोग देख पा रहे हो, तो जरा कंपेयर करो तो। और कंपेयर करने के बाद आपको क्या ध्यान में आ रहा है? सी केयरफुली इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर वन है ना, ईटा, ईटा यानी ई वाई और एच जेड। वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन ई वाई एंड एच जेड, बाकी इससे अपने को कोई लेना देना नहीं। ई वाई और एच जेड अपने को चाहिए, तो इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड को अगर देखते हो, तो ई वाई और एच जेड, तो यहाँ पे ये टर्म में एच जेड आ रहा है और ये टर्म से ई वाई मिल रहा है, समझे क्या? ये वाले टर्म से ई जेड मिल रहा है, ई जेड का अपने को कोई काम नहीं है। हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो देयरफॉर इफ आई एम राइटिंग कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 and 3, एलएचएस सेम है ना दोनों का, तो आरएचएस भी अपन सेम है ऐसा बोल सकते हैं। तो आरएचएस में सिर्फ ये वाली टर्म, ये वाली और ये वाली नीचे वाली टर्म। तो बोलिए, दोनों को कंपेयर करने के बाद आपको क्या मिल रहा है? ये वाले इक्वेशन से मिल रहा है आपको डेल डेल एक्स ई वाई
ए जेड कैप का कोएफिशिएंट और इधर कौन है ए जेड कैप का कोएफिशिएंट, माइनस म्यू इंटू डेल डेल टी ऑफ एच जेड, डेल डेल टी ऑफ एच जेड। समझे क्या सब लोग यहाँ तक? बोलिए मैंने क्या किया, तो क्लियर हो गए क्या? है ना? चलो इसको नीचे ले लेता हूँ अभी। इजी है डेरिवेशन, लेकिन आपको एक दो बार लिख के देखना पड़ेगा ये। इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट लिख के तो देखना पड़ेगा आपको। इसको पूरे टर्म को नीचे ले लेता हूँ। राइट, समझ गए फिर याद, है ना? आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना, अब क्या करता हूँ मैं आगे। नाउ वी हैव जो ई वाई है, ई वाई इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। सो दैट इज ई वाई इक्वल्स टू, जो अपन ने ऊपर प्रूव किया था, ये देखो, एक्स माइनस वी टी इक्वल्स टू जीरो। तो मैं इसको लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स माइनस वी टी, ऐसा लिखता हूँ। अब जरा ऑब्जर्व करते हो तो ये इक्वेशन में ई वाई की वैल्यू जाके पुट करते हैं, ये वाले इक्वेशन में, राइट? सो देयर फोर डेल डेल एक्स ऑफ ई वाई कितना है? ई वाई इज एफ ऑफ एक्स माइनस वी टी इक्वल्स टू माइनस म्यू इंटू डेल डेल टी ऑफ एच जेड। समझ गए? ना व्हाट वी नीड अभी, इसका चलो ये अगर सॉल्व कर लेते अपने अपन, ये सॉल्व कर लेते, इसका डेरिवेटिव एफ ऑफ का डेरिवेटिव कौन, एफ डैश ऑफ एक्स माइनस वी टी, ऐसा हो जाएगा ना। अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव तो वन ही आएगा, इक्वल्स टू माइनस म्यू इंटू डेल डेल टी ऑफ एच जेड, राइट? अपने को एच जेड सेपरेट चाहिए, सेपरेट चाहिए, ये डेल डेल टी यहाँ पे नहीं चाहिए। और अगर यहाँ पे डेल डेल टी नहीं चाहिए तो डेरिवेटिव का अपोजिट इंटीग्रेशन होता है, तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेता हूँ। सो देयर फोर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो देयर फोर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स माइनस वी टी इंटू डी टी इक्वल्स टू माइनस म्यू, डेरिवेटिव इंटीग्रल कैंसिल ईच अदर, तो यहाँ पे बच गया कौन, एच जेड, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया। सो देयर फोर नाउ, ये देखो यहाँ पे भी ये डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन है, एक में को कैंसिल करेगा तो ये आएगा एफ ऑफ एक्स माइनस वी टी, और अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करते हो तो नीचे आएगा विथ रिस्पेक्ट टू टी, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस वी, तो वो नीचे आएगा, इज इक्वल्स टू माइनस म्यू इंटू एच जेड। होप यहाँ तक समझ गए। अब और एक बात, ई वाई का मतलब होता है एफ ऑफ एक्स माइनस वी टी, तो एफ ऑफ एक्स माइनस वी टी अगर ई वाई होता है तो कैन आई राइट ई वाई इक्वल्स टू ई वाई इक्वल्स टू म्यू इंटू वी इंटू एच जेड। बोलो समझे क्या यहाँ तक सब लोग? हेलो, प्लीज रिस्पॉन्ड फास्ट। यहाँ तक समझ गए क्या? वी आर इंटरेस्टेड इन ईटा नाउ, सो देयर फोर नाउ ई वाई अपॉन एच जेड इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया, म्यू इंटू वी हो गया, और इसका ही तो मतलब ईटा होता है, सो देयर फोर ईटा इक्वल्स टू ई वाई अपॉन एच जेड इक्वल्स टू, आपको कितना मिल गया, म्यू इंटू वी मिल गया। और एक बात मैं आप लोगों को जरा बोल दूं, म्यू इंटू ईएमडब्ल्यू सब्जेक्ट में और ऐसे सब्जेक्ट्स में आप लोग जो वी है ना, वी उसकी वैल्यू वन अपॉन अंडर रूट म्यू इंटू इप्सिलॉन ले सकते हो, ये एक फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सिंस v इज इक्वल्स टू वन अपॉन अंडर रूट म्यू इंटू इप्सिलॉन, ये याद रखना आप लोगों ने। सो इन दैट सेंस फिर ईटा आपको मिल गया, देयर फोर ईटा की वैल्यू मिल रही है कितनी, ईटा इक्वल्स टू, ये देखो, ये अंडर रूट म्यू, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अंडर रूट म्यू अपॉन इप्सिलॉन, इतना मिल रहा है। फिर आपको आपको एक डेरिवेशन शायद ये भी पूछा ही था ना, कि शो दैट ईटा इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू अपॉन इप्सिलॉन, ये पूछा था शायद एक आपको, क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्या? हाँ ये देखो, शो दैट ईटा इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू अपॉन इप्सिलॉन, कर लिया फिर प्रूव अपन ने, है ना? अब जो थर्ड है वो है 377 ओहम, या तो फिर ईटा इक्वल्स टू 120 पाई, ऐसा प्रूव करना है अपने को। तो ये कैसा करते हैं अभी, तो बहुत ही ईजी है, तो ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करते हैं। सो फॉर फ्री स्पेस
फॉर फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में जो म्यू है वो बन जाएगा म्यू जीरो, और फ्री स्पेस है तो म्यू आर वन हो जाएगा, एंड इप्सिलॉन हो जाएगा कौन, इप्सिलॉन जीरो। तो ये इक्वेशन बन जाएगा, देयर फोर ईटा इक्वल्स टू कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू जीरो अपॉन इप्सिलॉन जीरो। अब म्यू जीरो की वैल्यू आपको पता है, म्यू जीरो कितना रहता है 1.25 इंटू 10⁻⁻6, कैलकुलेट करो ये, अपॉन इप्सिलॉन जीरो इज 8.85 इंटू 10⁻12। बोलिए कितना आता है, कितना आ रहा है ईटा, एनीवन? 375.82 370 5.82 375.82 आ रहा, हाँ इतना आ रहा? यस सर. बरं, काहीतरी डेसिमल पॉईंटचा असेल प्रॉब्लेम. म्यू झिरोची व्हॅल्यू आपण ही पण लिहू शकतो, आणि म्यू झिरोची व्हॅल्यू आपण 4 पाय इंटू 10⁻⁻7 पण लिहू शकतो. 4 पाय इंटू 10⁻⁻7. अभी सॉल्व करो तो अब थोड़ा सा और ज्यादा एक्यूरेट आ सकता है, क्योंकि 4 पाय तो पाई की वैल्यू आप लोग 3.14 ही लेते हैं, लेकिन पाई 3.14 नहीं, उसके आगे भी है ना. एक्यूरेट 22/7 लेते हो तो और एक्यूरेट आएगा. अभी कितना आता है? 376.72 हाँ, अभी थोड़ा और ज्यादा एक्यूरेट हो गया. कितना? 376.72. 72 जो पहले किया था वो भी चलता. तो आपको प्रूव क्या करना था, आपको प्रूव करना था ईटा इक्वल्स टू 377 ओहम. दिखाई दे रहा? 377 ओहम या तो फिर 120 पाए. तो मैं लिख लेता हूँ फिर इसको. तो 376.72, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू ईटा कितना आ रहा है फिर? अप्रोक्सीमेटली वी कैन से ईटा इज 377 ओहम. इम्पिडेंस है ना, तो ओहम. समझे क्या? और जरा 120 पाई की वैल्यू निकालो, कितना आता है? 120 पाई की वैल्यू निकालो तो कितना आता है? सॉल्व करो कैसे. 376.99. हाँ यस, तो दोनों भी सेम आते ना. अरे हेलो, सेम आ रहे ना. यस सर. हाँ, तो हो गया फिर. हेंस प्रूव. समझ गए फिर आप लोग ये? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या डेरिवेशन में? समझ गए सब लोग? हेलो. हाँ, समझ गए सब लोग. तो चलो अभी इसके बाद है इसके न्यूमेरिकल्स. तो न्यूमेरिकल्स अपन नेक्स्ट लेक्चर में लिखते हैं. अभी ये डेरिवेशन आपको समझ गया, अगर ये समझ गया होंगे तो इसके न्यूमेरिकल भी इजी लगेंगे आपको. तो चलो ठीक है, फिर ये लेक्चर में यहीं पे रुकते हैं, बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.